का जो जश्न है वो दुबाला हो गया है, क्योंकि ना सिर्फ ये यौम आज़ादी का जश्न है बल्कि उसके साथ साथ मार्का हक की फतह का भी अल्हम्दुलिल्लाह जश्न है। पूरी कौम इसको मना रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और इस 14 अगस्त के अंदर और पिछले जो 14 अगस्त थे उनके अंदर एक ख़ास फ़र्क है कि इस मरतबा पाकिस्तान ज़्यादा अपने आप को एम्पावर फील कर रहा है, कदमों पे खड़ा है। और इस वक्त जो कौम का यकीन है, जो एतमाद है, वो शायद पिछले 8, 10, 15 सालों के अंदर वो नज़र नहीं आ रहा था। अब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान को मिली है, सवाल ये है कि क्या हम इन्हें ग्रैब कर सकेंगे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान मज़ीद बेहतर हो सकेगा या नहीं। क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है कि जब भी हमें मौका मिलता है तो हम उसे लूज़ करने के भी बड़े बादशाह हैं, बड़ी जल्दी लूज़ कर लेते हैं। तो कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये भी ज़ाया हो जाएगी। इन पिछले दिनों में जो वाक़यात हुए हैं, कुछ उनका हवाला मैं आपके सामने रखता जाता हूँ। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की 2 विजिट्स हुई हैं अमेरिका के अंदर और इन 2 विजिट्स के नतीजे बहुत अच्छे निकले हैं। पहला तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बहुत करीब आ गए हैं और अब ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। हर बार वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं और साथ ये कहते हैं कि जी 5-6 त्यारे भी गिरे थे। और साथ इंडिया को जिस तरह उसकी बैशिंग करते हैं तो पाकिस्तान को ज़ाहिर है और पाकिस्तानियों को बड़ा अच्छा लगता है वो। दूसरा ये है कि दूसरी जो विजिट थी फील्ड मार्शल की, उसके बाद मजीद ब्रिगेड जो BLA का ब्रिगेड है उसको दहशतगर्द करार दे दिया अमेरिका ने। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ पाकिस्तान के जो तजारती वॉल्यूम है और ये है अमेरिका के साथ, उसमें 16% इजाफा हो गया है और आने वाले दिनों में कहा जाता है कि हमारी ट्रेड अमेरिका के साथ डबल हो जाएगी। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। फिर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहता है, ऑयल की फील्ड में भी करना चाहता है, गैस की फील्ड में भी और मिनरल्स की फील्ड के अंदर भी। और अगर ये सरमायाकारी हो जाती है तो ज़ाहिर पाकिस्तान को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिप्रेशन में है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ दोस्ती अमेरिका की होने से इंडिया को नुकसान भी बहुत हुआ है और साथ साथ उसे फ्रस्ट्रेशन भी बहुत हुई है। और इस फ्रस्ट्रेशन में कहा जाता है कि कहीं वो दोबारा जंग ना छेड़ दे, क्योंकि उस साइड से जंग की खबरें भी आ रही हैं। तो ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं सैयद मोहम्मद अली साहब हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अचीवमेंट्स है आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुकद्दर बदलने के लिए काफ़ी है या फिर हमें कुछ और काम करना पड़े? नहीं, देखिए पाकिस्तान का मुकद्दर बहुत सुनहरा है और ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानी के बाद हासिल किया था और हमें एक विजन दिया था कायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने। तो हमने अभी वो मकाम हासिल करना है और मैं ये समझता हूँ हम उस मकाम को हासिल करने की तरफ चल पड़े हैं। और इस वक्त जो फ़र्क है वो लीडरशिप का है, ख़ास तौर पर मिलिट्री लीडरशिप का। आपने मार्का हक में देखा कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। और मुझे इसका ज़ाती तौर पे पता है कि अगर इंडिया ज़रा सी इस बात को बढ़ाता तो हम आखिरी हद तक चले जाना था और इंडिया को हमने तबाह बर्बाद कर देना था। तो आप देखें ट्रंप साहब जो है वो दुनिया को समझते हैं, स्टिल इट्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड। और जो वो टैरिफ लगाते हैं, ये बात करते हैं, पूरी दुनिया रिएक्ट करती है। और मोदी बड़े फख्र से कहा करता था, डोनाल्ड तो उसको कहना नहीं आता ना, डोनाल्ड ट्रंप कहता था, डोनाल्ड ट्रंप माई फ्रेंड। तो उस माई फ्रेंड ने देखे, माई फ्रेंड माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, तो वो उसको देखे, उसने उसको कैसी झाड़ पे लाई है और कैसे उसको जो है आइसोलेट उसको इंटरनेशनल कर दिया है। और पाकिस्तान को कहता है आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन, वी आर गोइंग टू डू ग्रेट ट्रेड विद देम एंड आई लव पाकिस्तान एंड इट इज ऑनर फॉर मी टू मीट द फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान। तो इंडिया के बारे में तो उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, हालांकि दहाइयों से उनके साथ वो पींगे बढ़ा रहे थे और बेवकूफ बना रहे थे। और अब जब BLA पे उन्होंने लगाई है, देखें इस पे पाबंदी, तो इसका मतलब क्या है कि जो मुल्क उसको सपोर्ट करेंगे वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर भी पाबंदियां लग सकती हैं। और जैसे मुल्कों में बैठे हुए थे, UK में रिपोर्ट थी कि वहाँ हरब्यार मरी बैठा हुआ है और मेहरान मरी स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है। कभी बरामदा मुख्ती खबर आती थी कि जी वो UK में है या अफगानिस्तान में है। अब ये देखिए उनका वहां बैठना मुश्किल हो जाएगा। अब ये वो भागेंगे, उन पर पाबंदियां लगेंगी और पाकिस्तान के साथ वो ट्रेड करना चाहता है। वो पाकिस्तान की कहता है कि दे हैव लॉट ऑफ रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स, गैस, रेयर अर्थ मेटल्स। और कहता है आप यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि नियर फ्यूचर में पाकिस्तान शायद ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा हो इंडिया को। तो आई थिंक पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा सुनहरा है। सिर्फ करना हमने ये है कि जो रिजॉल्व मार्का हक में दिखाया उसको कायम रखें
और पाकिस्तान की इंटरेस्ट को आगे रखें पर्सनल। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एयर मार्शल साहब ये फरमाइएगा सर, ये कैच जो होता है ना वो हवा में होता है और जो उसे ग्रैब कर लेता है कामयाब तो वही होता है। हम कैच ड्रॉप करने में भी बड़े एक्सपर्ट हैं, हमने ऐसे ऐसे कैच ड्रॉप किए हुए हैं कि दुनिया हैरान है कि उन्होंने किया क्या। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस मरतबा ही ड्रॉप हो जाए, एक खदशा। पहली बात तो जावेद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में इन्वाइट किया, और आपको पाकिस्तान का 78th नेशनल डे बहुत मुबारक हो। आपने जिस तरह कहा कि हमारा हमने माजी में अपने कई मौक़ों को ज़ाया किया है, ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मरतबा मैं बहुत पुरुमीद हूँ। उसकी एक वाहिद वजह यह है कि जो रियासत के 3 सतून हैं, पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स और मिलिट्री, वो तीनों यकजा होके एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर मार्का हक के बाद एक इस तरह की यकजहती का माहौल है कि मुझे ये लग रहा है कि इस मरतबा हम कैच कर ही करेंगे। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं। लेकिन देखिए, रियल पॉलिटिक के अंदर कोई परमानेंट दोस्तियां या नफरतें नहीं होती। हर मुल्क अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखता है। अगर आज अमेरिका हमारे करीब आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा कि उसको कोई हमसे खास मोहब्बत होगी, इसलिए कि वो हमारे से कुछ फायदे हासिल करना चाह रहे हैं। और हमारा भी बिल्कुल यही एटीट्यूड होना चाहिए। हमें अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और जहां हम यकजा होके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं, हमें जरूर करने चाहिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो दूसरी बिग पावर्स हैं, जैसे चाइना, जैसे रशिया, हम उनके साथ ताल्लुकात को खराब कर लें। ठीक है ना। सो हम लोगों को बहुत सेंसिबल होकर आगे चलना पड़ेगा। और अब जबकि हम 78 ईयर्स के हो गए हैं, और जिस तरह आपने खुद फरमाया कि हमने काफी गलतियां माजी में की हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि हम आगे सही फैसले लें। बहुत अच्छी बात। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी तरफ आना है। सर, ये फरमाइएगा कि पूरी दुनिया का जो मीडिया वो बड़ा हैरान है, परेशान है कि पाकिस्तान ने ये किया कैसे। रोज कोई ना कोई अखबार उसके अंदर आर्टिकल छपता है कि पाकिस्तान ने किस तरह डिप्लोमेसी की कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को राजी कर लिया जो किसी के काबू नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली पाकिस्तान ने किया कैसे? अब आपसे भी एक सवाल है। देखिए, 3 इसके मुख्तसर पहलू हैं। पहली बात यह है कि देखें, झूठ के पाँव नहीं होते और बिलाखिर जो है वो सच सामने आ जाता है। तो जो झूठा बयानिया पाकिस्तान के हवाले से आप जानते हैं, पिछले कोई 25 साल से भारत ने मुरतब किया था कि जी एक अनस्टेबल एक्सट्रीमिस्ट लोगों की रियासत है जिसके पास एटमी हथियार भी हैं और ये दहशतगर्दी का एपी सेंटर है वगैरह वगैरह। वो पूरा बयानिया जो है पिछले यूं लगता है 3 माह के अंदर जमीन बोस हो गया है। और 3 बातें सामने आई हैं कि अमेरिका ने रियलाइज किया है कि भारत जो है वो एक इंतहाई गैर जिम्मेदार और एक एतबार के काबिल रियासत नहीं है। और दूसरी बात कि जो बुनियादुल मरसूस में हमें तारीखी कामयाबी हुई, उसके नतीजे में अमेरिका ने कैलकुलेट किया है कि भारत की विल और कैपेसिटी चीन को कंटेन करने में नहीं है। तो अभी तक उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट उनकी हार्ड और सॉफ्ट पावर में की थी वो जाया हो गई है। तीसरी बात यह है कि फिर आप देखें कि जिस तरह उन्होंने अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स को अमेरिका में भेजा सिख रहनुमाओं को कत्ल करने के लिए, इस पे अमेरिका का माथा पहले खटका था। और फिर आपने देखा कि जब उन्होंने ये ट्रंप इंतजामिया आई तो उन्होंने देखा कि जनाब ये अपने ताजरों को और किसानों को तो बहुत प्रोटेक्शन देते हैं, हमसे फ्री मार्केट मांगते हैं, तो और अमेरिका को वो मार्केट एक्सेस नहीं दे रहे थे। फिर आपने देखा कि ट्रंप साहब ने इनको F-35 जो 5th जनरेशन फाइटर है वो ऑफर किया। तो अभी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक भारतीय फजाइया भी शायद सखुई 57 को ज़्यादा अहमियत देती है, क्योंकि वो समझती है कि रशियन टेक्नोलॉजी उनके साथ कंपेटेबल भी है, सस्ती भी है और शायद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा जो कि अमेरिका नहीं देगा। और फिर आखिरी बात ये कि जिस तरह से उन्होंने रूस से पिछले साल तकरीबन $52 अरब का तेल खरीदा है, उसके ऊपर अमेरिका को बहुत गुस्सा है कि जनाब ये तो एक तरह से जो वॉर एफर्ट है मॉस्को की यूक्रेन में उसको फाइनेंस करने के मुतरादिफ है। तो ये तमाम वजूहात हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, सब्र और तहम्मुल का भी किया। हमने दंदान शिकन जवाब तो दिया, लेकिन बहुत ज्यादा हमने एस्केलेट भी नहीं किया। और जब ट्रंप साहब ने इंटरवीन किया तो हमने उनको वेलकम भी किया।
और साथ ही साथ फिर अब हम देख रहे हैं कि हमने उनका एक बड़ा दहशतगर्द जिस तरह पकड़वाया ट्रंप साहब ने, उसका भी एतराफ किया कांग्रेस में। और फिर हम तसलसल के साथ, जिम्मेदारी के साथ, ना सिर्फ भारत के साथ बल्कि मगरबी एशिया में आपने देखा मार्को रूबियो ने एतराफ किया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ कशीदगी को कम करने में भी अहम रोल प्ले किया। और आखिरी बात कि अभी जो पाकिस्तान ने सीडीएस की कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें पाकिस्तान ने अमेरिकी मिलिट्री लीडरशिप और सेंट्रल एशिया के 4 ममालिक की लीडरशिप को भी साथ बिठाया। तो पाकिस्तान मुख्तसरन जावेद साहब इस वक्त जनूबी एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया तीनों खित्तों में एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आया है। तो अमेरिका जो है पाकिस्तान की जिम्मेदारी का, सलाहियत का, काबिलियत का एहतराम भी कर रहा है, एतराफ भी कर रहा है। और मजीद ब्रिगेड और बीएलए की जो बैनिंग है वो इसका सबूत है कि जो इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी हैं, अब अमेरिका भी उनको अपने लिए खतरा समझता है। जी बिल्कुल ठीक। मैंने एक ब्रेक लेनी है। जनरल साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इंडिया को शिकस्त बड़ी बुरी हुई है, पाकिस्तान के हाथों भी हुई है, अमेरिका के हाथों भी हुई है और ग्लोबली भी बड़ा वो बेइज्जत हुआ है। तो क्या इस पे वो खामोश बैठ जाएगा या कहीं ना कहीं वो कहते हैं जो सांप जख्मी हो जाता है तो फिर दोबारा वो कहीं ना कहीं अटैक करता है, अटैक करेगा, खामोश बैठेगा? छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जनरल साहब, ये फरमाइएगा, इंडिया इतनी बेइज्जती के बाद चुप करके बैठ जाएगा या आपका तजर्बा क्या कहता है कि वो फिर शरारत करेगा कोई ना कोई? देखिए, मोदी चाहेगा तो जरूर कि जो जैसे उसकी मतलब जगहसाई हुई है और जैसे अंदर से टूट फूट का इंडिया शिकार हो गया है तो वो पाकिस्तान पे हमला करे, ये उनकी विश तो हो सकती है। बट मेरी अपनी असेसमेंट में वो कभी पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो मैक्सिमम अभी ये कर सकते हैं कि स्टैंड ऑफ वेपन से वहां से कोई मिसाइल फायर कर दें और कहेंगे हमने टेररिस्ट जो है सेटअप्स को तबाह कर दिया, दोबारा ऐसे कर दें। उनके पास जवाब ही कोई नहीं है। वो कैसे इंटरनेशनल जो है मुल्क है, ऑर्गेनाइजेशन, उनको सेटिस्फाई करेंगे? पाकिस्तान पे हमले का क्या जवाब बनाएंगे? हम तो उससे कह रहे हैं कि हमारे मसले अपने हल कर लो, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के खिलाफ मैक्सिमम स्टैंड ऑफ वेपन से कर सकते हैं, उसके अलावा जरूरत नहीं कर सकते। अभी देखें मार्का हक में हमने तो कोई सफेद फ्लैग रेज नहीं किया, उन्होंने हम पे अटैक किया था। दर्जनों हमने व्हाइट फ्लैग देखे और वो चीख चला रहे थे, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर और बटालियन हेडक्वार्टर उनके हमने लड़ाए। और फिर देखिए हमने मिसाइल सिर्फ अल फतेह फायर किया, अभी अबाबील, बाबर, शाहीन, गौरी ये तो फायर ही नहीं किए, जो एक्चुअल हमारे वेपन्स हैं जो इंडिया के किसी भी हिस्से पे जा सकते हैं। और अब तो हमने उनको बता दिया है कि आप जरूरत करके देखें, हम आपको ईस्ट पे हमला करेंगे। लेकिन जनरल साहब, अगर वो छेड़छाड़ करते हैं तो ज़ाहिर पाकिस्तान जवाब देगा। जब जवाब देगा, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, फिर तो ये जंग फैल जाएगी। देखिए, वो पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा रिस्पॉन्स बड़ा कैलकुलेटेड और मेजर्ड होगा और आपको पेनफुल हम करेंगे, हम उनको रोक तो नहीं सकते। तो हमने दुनिया को भी बता दिया है कि हमारा फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, कन्वेंशनल से लेकर अनकन्वेंशनल। और अगर आपने हमें अंडरमाइन दोबारा किया तो पहले से इबरतनाक शिकस्त देंगे। कैपेबिलिटी उनके पास है, बट मेरी पर्सनल असेसमेंट है कोई जरूरत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एयर मार्शल साहब, ये फरमाइएगा कि जो इंडियन आर्मी चीफ है उनका बयान पिछले दिनों आया था, वहाँ मद्रास में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की थी। वहाँ उनका ये कहना था कि अगली जंग जो है ना उसकी तैयारी हम कर रहे हैं और बड़ी करीब है, वेरी सून वो कह रहे हैं। तो अब इसको कैसे डिसाइफर करेंगे आपके, वो तैयारी कर रहे हैं, अटैक करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, आप जिस तकरीर का रेफरेंस दे रहे हैं जावेद साहब, उस तकरीर में उन्होंने ये भी कहा था कि हम सितंबर में इस तरह की कोई हरकत हो सकती है। लेकिन वो ये जिस तरह के जनरल साहब ने कहा कि उन्होंने वो इस तरह का सिनेरियो बनाएंगे कि जी कि पाकिस्तान ने ये जंग मुसल्लत की है इंडिया के ऊपर। तो वो इस तरह का सिनेरियो बनाने का सोच रहे हैं, पहलगाम का वाकया या पुलवामा का जैसा कि उस तरह कर ले। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी कि ये जंग अब जमीन पे लड़ी जाएगी, हवा में नहीं लड़ी जाएगी। ठीक है ना? ये अगर आपने उनकी तकरीर में ये चीज जिसका तो हवा से डरे हुए हैं जी, एग्जैक्टली यही। सो उन्होंने देखिए, असल में पहले भी आपसे इस टॉपिक पे जब बात हुई थी कि जब दो न्यूक्लियर पावर्स इतनी करीब एक दूसरे से लड़ रही हो तो वो जंग को एक खास लेवल से ऊपर जाने नहीं दिया जा सकता। ये दोनों तरफ, क्योंकि देखिए तबाही दोनों साइड पर इतनी ज्यादा होगी कि किसी की भी जीत नहीं होगी। ठीक है। सो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इस मर्तबा जो है पिछली मर्तबा की तरह ही अगर कोई जंग हुई
तो वो सब कन्वेंशनल डोमेन में होगी, जिसका मतलब कि आप एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन उसको इतना एस्केलेट नहीं करेंगे कि वो एक फुल फ्लैश वॉर की स्टेट में चली जाए। और अगर खुदा ना खासा फुल फ्लैश वॉर जो है ना, जो मेरी रीडिंग नहीं, देखिए ये मैं कहूंगा मिलिट्री कमांडर्स और पॉलिटिकल कमांडर्स दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए दोनों साइड्स के ऊपर कि जंग उस डोमेन में ना जाए, क्योंकि जब वो जाएगी तो किसी के लिए कंट्रोल को करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जी के क्या कहते हैं कि अगली मर्तबा अगर पहली बात तो जंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान को ज्यादा मैच्योरली बिहेव करना चाहिए और हमें अपने ताल्लुकात को अब इस्तेमाल करते हुए दुनिया को इंडिया के बारे में ज्यादा एजुकेट करना चाहिए कि जी के इस इलाके के अंदर जो डिस्टेबलाइजेशन है वो हमारी वजह से नहीं है बल्कि इंडिया की वजह से। सो देखिए इंडिया भी एक मैं कहूंगा कि एक मुल्क है जो दुनिया में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस तरह की हरकत बहुत सोच समझ के करेगा। अगर उन्होंने ये हरकत की तो एक बात तो बहुत श्योर है कि जी के क्या कहते हैं कि वो एयर के अंदर अब अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे अपनी पावर को, क्योंकि अब उनको अंदाजा हो गया है कि जिन्होंने एयर में वेपन्स लिए हैं उनके लिए वो अभी उनकी एयरफोर्स फिट ही नहीं है फाइट करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब हमारी मर्जी भी तो होगी ना कि हमने कैसी जंग करनी है, हम नहीं जमीन पे करते जी चले, हम कहते जो ठीक है हम उनको उस तरह ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। देखिए ये तो स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स और ऑपरेशनल उसके टेक्निक्स के ऊपर आएगा ना, लेकिन द इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इस वक्त मैं अपने ये सोचता हूं कि हमें किसी भी फ्यूचर जंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है हमें अल्लाह ताला ने एक नादिर मौका दिया है कि अब हमारी सिर्फ एक कमजोरी रह गई है, वो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। हाँ, तो अब हमें चाहिए कि हम इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, जिस तरह भी हो दुनिया को एजुकेट करके अवॉइड करके इंडिया को, लेकिन हम इस जंग को अवॉइड करें और अगले 4-5 साल में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि कोई कंट्री हमें इकोनॉमिकली फ्यूचर में ब्लैकमेल ना। बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये इंडिया की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो कोई ना कोई छेड़छाड़ करे ताकि ये जो स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आ रही है उसको सबटाज किया जा सके। आप खुद वो समझदार हैं, आप अंदाजा करते हैं कि इंडिया कोई अंदाजा है कि जैसे एयर मार्शल साहब कह रहे हैं कि अगर 4 साल हमें मिल जाते हैं तो हम अपने आप को माशी तौर पर बड़ा मजबूत कर लेंगे और इंडिया हमें इतना टाइम नहीं देना चाहता। कुछ जंग का इम्कान तो नहीं खुदा ना खास्ता? देखिए मैं समझता हूँ 4-5 ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जंग के खतरे को हम खारिज अमकान मैं समझता हूँ करार देना एक मिसकैलकुलेशन होगी, एक सीरियस स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन होगी और भारत की मजबूरी है 4-5 कि वो देखें, अगर ब्रास टैक्स से आप देखें तो 8 ऐसे क्राइसिस आए हैं जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जारियत की कोशिश की और हमने हर दफा उसको नाकाम बनाया। पहला जो फैक्टर है वो देखें, तकरीबन 9 गुना उनका डिफेंस बजट है। अभी लेटेस्ट जो मिलिट्री बैलेंस जो है IISS के जो फिगर्स आई हैं वो $74.4 बिलियन की फिगर है उनके डिफेंस स्पेंडिंग की इस वक्त, जो पाकिस्तान से तकरीबन 9 गुना ज्यादा है। आप मुझे बताएं कि उनकी जो आर्मी एयरफोर्स नेवी की चीफ हैं वो मोदी साहब को क्या जवाब देंगे कि ये जो 70-80 अरब डॉलर के हथियार आप हमें दे रहे हैं ये हम 3 घंटे में पाकिस्तान की फैंटी खा के चुप बैठ जाएंगे? वो अपने 14.5 मिलियन 1.45 मिलियन 14,50,000 के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं पाकिस्तान की डबल से भी ज्यादा, 9 गुना बजट है। ये फोर्स पोस्चर को वो अपने अवाम, अपने टैक्स पेयर, अपने सियासतदानों के सामने जस्टिफाई कैसे करेंगे? नंबर 1, ये पहला रीजन है। दूसरी बात ये कि मोदी साहब जो हैं वो सियासी तौर पे बहुत ज्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ा है, दाखिली सतह पे सियासतदानों की जानिब से भी, एस्ट्यूट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की जानिब से भी, डिप्लोमेट्स की जानिब से भी अंदर खाने, तो उन्होंने उसको भी डैमेज को कंट्रोल करना है। तीसरी बात कि आलमी सतह पे उसका जो स्टेटस एक ग्रेट पावर का था वो उसके एम्बिशन बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। अब पाकिस्तान को तो 20 साल से अमेरिका ने एफपेक में फिट किया हुआ था, हमें तो अफगानिस्तान के साथ नती किया हुआ था। अब हमें बिल्कुल बैलेंस ऑफ पावर दिशा का चेंज हो गया है। अब अमेरिका भी समझता है कि ये चीन को कंटेन करने जोगे नहीं है तो इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये
जो फ्यूचर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हार्डवेयर अमेरिका का है उस पर भी असर पड़ेगा। इसलिए अमेरिका की तवक्कुआत पे पूरा उतरना भी उसकी मजबूरी है, ताकि वो अपने आप अपना एक्विजिशन और वेपन सिस्टम, परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम में अमेरिका की गुडविल बरकरार रख सके। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई ऐसी जारहाना हरकत मैं खारिज इम्कान नहीं कहता। और फिर आगे आपको पता है 2-3 महीने के बाद बिहार के इलेक्शंस भी हैं, तो ये तमाम चीजें मैं समझता हूं नजरियाती जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है हिंदुत्व के तहत, ये हो नहीं सकता कि एक डिफरेंट पर्पस और वे ऑफ लाइफ की कौम जो है जिसका डिफरेंट अंदाजे जिंदगी और मकसद जिंदगी है उससे हार मांग के वो चुप करके बैठ जाएंगे। दहशतगर्दी उनका पहला हथियार है, ये मुझे बताने दीजिए। और इसीलिए बीएलए बीएलएफ और टीटीपी के हवाले से हमें फैसला कुन कार्रवाइयां करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ हमें कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक डोमेन्स में चौकन्ना और तैयार रहना चाहिए। अच्छा अली साहब, मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन सवाल आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूं कि जिस तरह ट्रंप इंडिया को टाइट कर रहा है, ऐसा लगता है बल्कि वहां पे खुद अब इंटेलेक्चुअल बोलना शुरू हो गए हैं कि ट्रंप इंडिया के खिलाफ नहीं, सिर्फ मोदी के खिलाफ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस सारी कैंपेन में मोदी की कैजुअलिटी हो जाए, और मोदी फारग हो जाता तो फिर जाहिर है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है पहले से ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसके कितने % इम्कान है? ये आपके पास सवाल है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरह राहुल गांधी ने वहां पे इलेक्शंस को चैलेंज कर दिया है, इलेक्शन के प्रोसेस को चैलेंज कर दिया है, जिस तरह अमेरिका से बाकायदा यलगार आ रही है, प्रेशर आ रहा है, वहां पे अब लोगों ने खुद भी बोलना शुरू कर दिया है, मीडिया ने, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मोदी फारग हो जाए? अगर मोदी फारग हो जाता है तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा फिर? देखिए, दो बातें। मुख्तसर जवाब ये है कि मोदी साहब डेफिनेटली अपने पॉलिटिकल कैरियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और उनको सिफारतकारों, रिटायर्ड फौजियों, डिफेंस एनालिस्ट, सियासतदानों सबसे तनकीद का सामना है। लेकिन एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मोदी साहब की तब्दीली या सियासी मुस्तकबिल के तारीख होने के बावजूद चेंज नहीं होंगी। देखिए, ये एक हकीकत है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि 35 साल में भारत ने जो माशी तरक्की की है वो दुनिया को बड़े जबरदस्त और चाबुकदस्ती से उन्होंने बेवकूफ बनाया है। उन्होंने अपने छोटे काश्तकारों और छोटे सनतकारों और ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन भी दी है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को साइमल्टेनियसली एक बड़ी मार्केट के तौर पर भी पेश किया है। लेकिन ट्रंप साहब चूंकि खुद बड़े कोहना मश्क ताजिर हैं और बिजनेसमैन है, तो उन्होंने देखा कि भाई मुझे तो अमेरिकी प्रोडक्ट्स की को एक्सेस ही नहीं मिल रही, इतना ज्यादा उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है। तो ये मोदी क्या किसी फ्यूचर भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अमेरिका की मर्जी के मुताबिक फ्री मार्केट एक्सेस अमेरिकन प्रोडक्ट्स को दे दे, और साथ ही साथ अपने करोड़ों गरीब काश्तकारों और छोटे ताजरों को प्रोटेक्शन भी उनकी उठा दे, तो उनकी हुकूमत दाखिली सतह से चल ये बैलेंसिंग एक्ट कांग्रेस या किसी और लीडर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और इसको बिल्कुल सही एक्यूरेटली कैलकुलेट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इनके लिए फ्री मार्केट एक्सेस अमेरिका या वेस्ट को देना और अपनी प्रोटेक्शन जो है खत्म करना करोड़ों छोटे ताजिर, इंडस्ट्रियलिस्ट और काश्तकारों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक हो गया। एयर मार्शल साहब, ये फरमाइएगा सर कि अगर फर्ज कर लें कि बिहार के इलेक्शन है, क्योंकि बिहार के इलेक्शन है और उसके बारे में कहा जाता है दोबारा को पहलगाम जैसा वाकया हो सकता है, और मोदी उस जंग को एक जंग मसलत कर सकता है पाकिस्तान पे उस इलेक्शन को विन करने के लिए। अब अगर वो हार जाता है दोबारा तीसरी मरतबा, तो फिर क्या सिनेरियो है इंडिया के लिए? फिर तो मेरे ख्याल इंडियन अवाम खुद उसको उसके दफ्तर से निकाल देगी। देखिए, इंडिया in a sub-conventional war can not win Pakistan। ये हम भी एक न्यूक्लियर कंट्री है ना, और हमने ये मार्के हक में ये शो कर दिया कि जी के अगर आप कन्वेंशनल जंग हमारे साथ लड़ेंगे तो हमारी पावर आपकी पावर के बराबर या उससे बेहतर है। ठीक है ना? तो
अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो एक जंग मुसल्लत करके अब हमसे जीत जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा रिस्क मेरा ख्याल मोदी साहब लेंगे, क्योंकि अभी तक तो जो लेटेस्ट है, अगर 2019 से लेके अभी तक की जो हिस्ट्री है उसमें तो पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को एक स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट में मारा है, ठीक है ना। अगर हम ये समझते हैं कि मोदी साहब इतने पागल हो गए हैं कि वो उस जंग को इस हद तक बढ़ा देंगे कि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर लेंगे, तो मोदी साहब के पास विक्ट्री को दिखलाने के लिए क्या होगा? बंदा ही नहीं होगा, करोड़ों लाशें, ठीक हो सकता है मोदी साहब खुद न बचे। तो ये जो है ना, ये एक बहुत बेवकूफी की बात है। और मेरा नहीं ख्याल कि क्या कहते हैं कि एक फुल ब्लोन आउट वॉर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होगी इन द शॉर्ट टर्म, बिहार इलेक्शन से पहले। लेकिन हाँ, स्कर्मिश हो सकते हैं, वो एक कोई छोटा सा इंसिडेंट बना के, और जिस तरह उनके एक मीडिया की पार है, हमारी मीडिया की तरह वो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, वो तो गोदी मीडिया कहलाता है, तो वो तो किसी भी चीज को वो स्पिन डॉक्टर करके वो उसको एक छोटी सी चीज को वो क्या कहते हैं एक बहुत बड़ी विक्ट्री बना सकते हैं। जैसे 2019 में एयर चीफ कह रहे हैं जी कि हमने 5-6 जहाज पाकिस्तान के गिरा दिए, और एक एविडेंस नहीं है शो करने की, और लेकिन उनकी आवाम मान रही है, वो समझते ठीक कर रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है लो जी ठीक है, नहीं वो उनका मीडिया कह रहे। लेकिन जावेद साहब, इधर मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि उनकी आवाम नहीं मान रही, उनके जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो नहीं मान रहे, डिफेंस एनालिस्ट उनके नहीं मान रहे। मेरा ख्याल जो इंडियंस की सोच है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है जो 2-3 दिन पहले हुआ है करण थापुर का विद प्रवीण साहनी के साथ। उसमें उसने बिल्कुल क्या कहते हैं इंडियन एयर चीफ का कट्टा छट्टा खोल के रख दिया, और पूरी इंडियन पब्लिक को यह पता है कि जो इंडियन एयर चीफ ने क्लेम्स किए हैं वो झूठ है। और आप इसलिए देख ले कि आज 5वां दिन है उन क्लेम्स के बाद, ना किसी कंट्री ने उनको उसमें शाबाश दी है और ना ही दुनिया की किसी एजेंसी ने उनको कहा है। अब वो ये क्लेम करेंगे जी कि हमने 300 किलोमीटर के ऊपर एक जहाज गिराया। अब ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट एरियल शॉट बनती है, ठीक है। लेकिन अभी एक हफ्ता पहले तो राइटर्स ने एक लिस्ट निकाली थी कि 1998 के में अमेरिका ने एक रिकॉर्ड बनाया था, कोई 120 किलोमीटर के ऊपर उसने एमरैम मारा था, और उसने कहा कि अब उसके बाद अब जो है ना पाकिस्तान ने उस रिकॉर्ड को बीट किया है, और पाकिस्तान की शॉट जो कंफर्म शॉट है वो 200 किलोमीटर की है। तो उन्होंने 200 किलोमीटर से 100 किलोमीटर उसके ऊपर आगे बढ़ा के उसको 300 किलोमीटर कर दिया। लेकिन एक एविडेंस नहीं शो किया कि देखें जी कि ये एविडेंस है जिसके तहत हम कर रहे हैं। जब उनकी नेशनल जो उनके असेंबली के अंदर उनको जब बहुत ज्यादा उनकी लेतराड़ हुई, ठीक है ना, और उन्होंने क्या कहते हैं उस वक्त नहीं कहा कि जी कि हमने इतने जहाज गिराए, ठीक है। इतना पूरी दुनिया ने, उनके इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने और जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप बताएंगे जी कि आपने आपकी परफॉर्मेंस की है। उन्होंने 93 डेज तक तो ये कभी हमें बताया ही नहीं कि उन्होंने हमारे ये जहाज गिराए थे, और ऑल ऑफ अ सडन उनको रातों रात एक ख्वाब आया कि जी कि उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी एरियल शॉट जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने एक पाकिस्तानी जहाज पे लगी। अब देखो पूरी दुनिया हंस रही है इस पे, इवन दुनिया भी उन पे हंस रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी हंस रहा है जी, सारे हंस रहे हैं सारे। ये सब आपके पास एक सवाल है, मैंने ब्रेक लेनी है, और सवाल बड़ा सादा है कि जब तक हम अपना इन जो हाउस है उसको इन करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती भी नहीं तो खास फायदा नहीं होगा। जो BLA के खिलाफ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो TTP के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या ये आखिरी ऑपरेशन होगा? और अगर ये आखिरी ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर हम इसका मतलब है कि दोबारा उसी विशेष सर्कल में फंसेंगे। तो इस मरतबा और पिछले ऑपरेशंस पे क्या फर्क है? इस मरतबा कमिटेड हैं हम, और क्या हम अपने गोल अचीव कर सकेंगे या नहीं? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक हो दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जनरल साहब, ये फरमाइएगा, अब जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान में भी है, बाजोड़ के अंदर भी है, तो क्या इनका नतीजा हतमी होगा या फिर हमें फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा कोई? मैं इस पॉइंट पर आने से पहले जो बात आप कर रहे थे मोदी की, और जो उनके एयर चीफ ने बोंगी मारी है, अब देखिए उसने तो कह दिया कि हमने 5 जहाज मारे हैं 300 किलोमीटर रेंज, जैसे एयर मार्शल सब कह रहे थे, बट जो प्रेस रिलीज की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया ने उसने काट दिया, उसमें ये जिक्र नहीं, जिक्र नहीं, उन्होंने उसको ऑन ही नहीं किया। तो दैट मीन इट वाज ब्लेटेंट लाई। दूसरा आप देखें कि जो राहुल गांधी साहब ने मार्च किया है, रिपोर्टेडली 300 पार्लियामेंटेरियन उनके साथ थे, ठीक। 272 की सीटों से आप हुकूमत बना सकते हैं, और बीजेपी की 240 सीटें आपको पता है, और 234 है अपोजिशन की।
तो ये देखें 4 सीटों का तो यहाँ फर्क है। तो ये काफी पॉसिबिलिटी है कि उनके साथ जो कोलिशन पार्टनर है वो उनसे कट के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलायंस के साथ मिल जाए। और ये हुकूमत बन गई ना कांग्रेस की, तो ट्रंप ने टैरिफ भी कम कर देना देखिए ना। तो आप जब जैसे हमारे फील्ड मार्शल साहब जाकर उनको मिले तो उन्होंने देखा कि देयर इज सी डिफरेंस के फील्ड मार्शल से बातचीत में और मोदी से बातचीत में। तो जब लीडरशिप लेवल पे आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच बन जाती है, सब चीजें इन लाइन आ जाती हैं। जहां तक आपका ये जो, और दूसरी एक बात और ऐड करूं, अगर इंडिया ने जुर्रत की पाकिस्तान पे कन्वेंशनल डोमेन में आके अटैक करने की, मैं खुद आर्मी लेवल की वॉर गेम में रहा हूं, हम कश्मीर काट देंगे, हम खालिस्तान को आजाद कर देंगे, तामिल वैसे अलग होना चाहती है, अब बांग्लादेश भी हमारे साथ है। और इनका सुब्रमण्यम स्वामी का आपने इंटरव्यू सुना होगा, जब वो मार्क हक से पहले वो कह रहे थे मोदी हमला कर ही नहीं सकता, चाइना ने उसको बता दिया कि अगर फुल वॉर हुई तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और हमने तो चाइना का स्टेटस बढ़ा दिया, देखें दुनिया उनके साथ टेक्नोलॉजी को एक्नॉलेज कर रही है, तो किसने उनका स्टेटस बढ़ाया? पाकिस्तान ने बढ़ाया। अब जहां तक ये तल्लक है BLA BRA और बाजोड़ में जो हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अवाम को ऑन बोर्ड लें। ठीक है, अब देखें डेमोक्रेसी की क्या तारीफ है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, पीपल का नाम आता है। हमारी पॉलिसीज में अवाम मिसिंग होते हैं। वोट देते वक्त अवाम नजर आते हैं, जब वोट मिल जाते हैं, अब देखिए हमारे जो टैक्सेस जो लगे हुए हैं, लेयर ऑफ टैक्सेस है, टू मच है। मतलब बिजली के बिल आप देख लें, फिक्स टैरिफ हैं, गैस का टैरिफ है, और पता नहीं क्या क्या टैरिफ, उसमें 5-6 टैरिफ उन्होंने लगाए हुए। ग्रोसरी आप लेने जाएं तो वहां पे उस पर GST लगाया हुआ है, वहां से लेकर किसी रेस्टोरेंट में जाए वहां पे टैक्स लगा हुआ है, पेमेंट करें उस पर टैक्स लगा हुआ है। तो हमें ये पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज बनानी होगी, बहुत अच्छी और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। और अगर हकीकी नुमाइंदे वाकई चुने गए हैं और सही अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दे कैन मेक श्योर कि अपने अपने इलाके में अगर कोई फितना और ख्वारिज, फितना और दिलिस्तान है, उसकी रिपोर्टिंग करें, वहां लोगों को ऑन बोर्ड लेके एक मैकेनिज्म बनाए कि कोई उनको फैसिलिटेटर ना हो, कोई बेटर ना हो, कोई उनको पनाह ना दे, और हम सारे मिलकर पाकिस्तान की तरक्की की बात करें। बहुत अच्छे। अली साहब ये फरमाइएगा कि ये जो दोनों ऑपरेशन चल रहे हैं, इनकी कामयाबी के कितने % चांसेस हैं, और जब मिलिट्री ऑपरेशन कर लेती है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके बाद उसका काम स्टार्ट होता है, वहां पे हम मार खा जाते हैं हमेशा। तो इस मरतबा क्या हम जो जिली इंतजामिया उसको इतना एम्पावर कर लेंगे कि वो मामलात को समेट ले और फिर दोबारा वो ये वाली सूरत पैदा ना हो? देखिए, 3 एतबार से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ इस वक्त इन्वायरमेंट में ये ऑपरेशन हो रहे हैं, और मैं आपसे मुकम्मल एग्री करता हूँ कि फौज अगर अपना एक कामयाब ऑपरेशन करके चली भी जाती है तो उसके बाद जो सिविलियन प्रॉन्ग है वो उसको ड्यूरेबल और लास्टिंग गेन्स में वही मतलब कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी उसकी आती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की, ताकि उसको सस्टेनेबल गेन में तब्दील किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। खुसूसन KP गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कौमी सलामती और अपने अवाम की जान माल, इज़्ज़त और खुशहाली के लिए वो इस वक्त सियासत ना खेलें, कौमी सलामती के लिए, और भरपूर अंदाज में एक फैसला कुन ऑपरेशन के जरिए से उसको सपोर्ट करें हर अंदाज में। लेकिन एक चीज जो पॉजिटिव है वो इंटरनेशनल और रीजनल लेवल अब हमारी फेवर में हो रहा है। आपने देखा न सिर्फ जिस तरह अमेरिका ने अब पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको अपने लिए भी खतरा गर्दाना है, बल्कि हाल ही में आपने देखा कि हमने अफगानिस्तान और ईरान से भी जो इंगेज किया है उसमें कोशिश की है कि वहां पे जो उनको सपोर्ट और स्पेस मिल रही थी उसमें कमी लाई जाए। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लेवल का भी इनिशिएटिव है डिप्लोमेसी में, जो कि मैं समझता हूं ड्यूरेबल गेन्स को मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए अचीव करने और फिर उसको सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ड्यूरेबल गेन में कन्वर्ट करने में मदद देगा। बहुत अच्छी बात। एयर मार्शल साहब, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए, वही सवाल कि ये जो ऑपरेशंस हैं इनकी कामयाबी के कितने % चांसेस हैं, और क्या इस कामयाबी को बाद में जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं वो इसको कल्टीवेट कर सकेंगे, इसको मटेरियलाइज कर सकें? जावेद साहब, सक्सेस की एश्योरेंस तो मेरे नज़दीक 100% है, ठीक है ना। ये जो फितना है वो इतना बड़ा है कि जिसको हमारी ब्रेव फोर्सेस सप्रेस नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है ये सिर्फ 1-2 महीने की बात है और हम ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होगा। लेकिन जिस तरह जनरल साहब और अली साहब भी कह रहे हैं, जब ये
इलाका वापस सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर किया जाएगा, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। उनको चाहिए कि अपने पार्लियामेंटेरियंस को, अपने जो जोमा है उस इलाके के जो ट्राइबल एल्डर्स हैं उनको इकट्ठा करें और उनके साथ एक ऐसा सिस्टम उधर लेकर आए कि दोबारा इस फितने को इस इलाके के अंदर पनपने का मौका ना मिले। और मेरे नजदीक हमें जिसको कहते हैं ना कि एक हार्ड स्टेट का रोल अदा करना चाहिए, कि जिसमें हम अगर कोई शख्स या कोई कबीला यानी कि जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वायलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम एज अ हार्ड स्टेट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन उस इलाके में लें। हाँ, वहाँ बाकायदा जासूसी का सिस्टम होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। और हमें जो है जो गेन्स हैं जो मिलिट्री साइड पर होंगी उनको सब्सटेंशिएट करना चाहिए विद गेन्स फ्रॉम दी सिविलियंस। वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। मेरी तरफ से, की तरफ से, पूरे एक्सप्रेस मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।